हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल केस स्टडी बेस्ड ऑन असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। फ्रेंड, बीएफएम के एग्जाम में जो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की केस स्टडी आती है उसमें आपको सम बैक के बैलेंस शीट के डेटा प्रोवाइड किए जाते हैं और इसके बेस पे आपको जो इंटरेस्ट सेंसिटिव असेट है, इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज़ है और उसमें कौन सा गैप है वो फाइंड करने का रहता है। तो डायरेक्टली हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए बैंक प्रोवाइड फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 और जो डेटा प्रोवाइड किए हैं वो करोड़ में है। तो पहले प्रोवाइड किया गया है कैपिटल, रिजर्व, करंट अकाउंट्स, सेविंग बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कैश बैलेंस, बैलेंस विद अदर बैंक, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, कैश क्रेडिट, टर्म लोन एंड फिक्स एसेट। उसके जो डेटा है वो बैंक ने प्रोवाइड किए गए हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड आपको जब भी असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है उसमें से कौन सी आइटम असेट में आती है और कौन सी आइटम लायबिलिटीज़ में आती है वो आपको फर्स्ट सॉर्ट आउट कर देना है। तो हमारे एग्जाम्पल में देखेंगे तो कैपिटल है वो लायबिलिटी है, रिजर्व है वो भी बैंक के लिए लायबिलिटी है, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, सेविंग बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी बैंक के लिए लायबिलिटी है, टर्म डिपॉजिट है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है वो सब बैंक के लिए लायबिलिटीज़ है। जबकि बैंक बैलेंस है वो बैंक के लिए असेट है, बैलेंस विद अदर बैंक है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी है वो सब बैंक के लिए असेट है, कैश क्रेडिट जो बैंक ने प्रोवाइड किए, टर्म लोन बैंक ने जो प्रोवाइड किए वो भी बैंक के लिए असेट है और फिक्स एसेट है वो भी बैंक के लिए असेट है। तो उसमें कैपिटल से लेके बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई तक का डेटा जो प्रोवाइड किया है वो सब लायबिलिटीज है और कैश बैलेंस से लेके फिक्स डिपॉजिट तक का जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो बैंक के लिए असेट है। ऐसे तो फ्रेंड एग्जाम में क्या रहता है कि जो डायरेक्टली वो लाइन में डेटा दिया है लायबिलिटी और असेट का उस तरह से नहीं रहता, एग्जाम में वो सब डेटा मिक्स रहता है। तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि जो भी असेट है और जो भी लायबिलिटी है वो आपको पहले सॉर्ट आउट कर देनी है, तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर दे पाओगे। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट। तो हम असेट देखेंगे कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस जो रहता है उस पर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं आता। सेकंड है बैलेंस विद अदर बैंक, तो उस पर बैंक का इंटरेस्ट रेट का जो चेंज होता है तो उस पर इफेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़, उस पर भी इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो उसका भी इसके ऊपर असर पड़ेगा। कैश क्रेडिट और टर्म लोन ये दोनों पे भी इंटरेस्ट रेट चेंज का असर पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव एसेट में क्या क्या आएगा, फर्स्ट तो बैलेंस विद अदर बैंक जो 9,000 करोड़ है। सेकंड आएगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वो भी 9,000 करोड़ है। इसके बाद आएगा कैश क्रेडिट 12,000 करोड़ और टर्म लोन है वो 12,000 करोड़। ये सब का टोटल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 42,000 करोड़। तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट है वो है 42,000 करोड़। सेकंड क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटीज। तो हम लायबिलिटीज कैपिटल से लेके बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई तक है। तो कैपिटल और जो रिजर्व है उस पर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं रहता। सेकंड है करंट बैंक अकाउंट, तो करंट बैंक अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट नहीं आएगा। तो बाकी बचे सेविंग बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो सेविंग बैंक अकाउंट है 18,000 करोड़, टर्म डिपॉजिट भी है 18,000 करोड़ एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई है 1,800 करोड़। तो उसका टोटल निकालेगा तो हमें मिलेगा 37,800 करोड़। तो जो इंटरेस्ट सेंसिटिव लायबिलिटीज है वो है 37,800 करोड़। थर्ड क्वेश्चन है इन दिस केस
how much and what type of gap in the rate sensitive asset and liability the bank having। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिव असेट और लायबिलिटी है उसमें कितना गैप है और कौन से टाइप का गैप है। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव असेट, वो है 42,000 करोड़, और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लायबिलिटी है वो 37,800 करोड़, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में फाइंड किया था। तो ये दोनों का डिफरेंस है, वो इसमें एसेट ज़्यादा है तो उसको हम पॉजिटिव गैप बोलेंगे, अगर एसेट है वो लायबिलिटी से कम रहती तो उसको हम नेगेटिव गैप बोलते हैं। और इसमें जो डिफरेंस है 42,000 करोड़ माइनस 37,800 करोड़, तो हमें मिलेगा 4,200 करोड़। तो इसके अंदर जो गैप है वो पॉजिटिव है और जो गैप का डिफरेंस है वो है 42,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ टायर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक। हमें इसमें से बैंक का टायर 1 कैपिटल क्या है वो फाइंड करना है। तो टायर 1 कैपिटल में क्या हो रहता है कि जो शेयर होल्डर का कैपिटल है वो एंड बैंक ने जो प्रॉफिट रिटेन किया हुआ है, रिजर्व किया है, वो इंक्लूड होता है। तो उसमें हम देखेंगे जो बैंक का कैपिटल है वो 600 करोड़ और बैंक का जो रिजर्व है 3,600 करोड़, तो हमें टोटल मिलेगा 4,200 करोड़। तो टायर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक इज 4,200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन बैंक प्रॉफिट इफ इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज। अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो उसकी इफेक्ट बैंक के प्रॉफिट पे क्या होगी वो हमें देखना है। तो इसमें ऑप्शन है प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज, नो चेंज, इट में इंक्रीज और डिक्रीज। तो फर्स्ट ऑफ तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या था कि पॉजिटिव गैप था, जो हमने देखा था गैप वो था 4,200 करोड़ का। इसके अंदर जो पॉजिटिव गैप था इसके अंदर उसमें हमें असेट, बैंक के पास असेट ज़्यादा थी जिसमें कैश, क्रेडिट, टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वो सब कवर होता है। और जो लायबिलिटीज थी वो सेविंग बैंक अकाउंट, टर्म डिपॉजिट एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई कवर होता है। तो उस केस में जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बैंक को बेनिफिट ज़्यादा ही होने वाला है क्योंकि इसमें पॉजिटिव गैप है। तो जब भी पॉजिटिव गैप में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो हमेशा जो बैंक का प्रॉफिट होता है वो इंक्रीज ही रहता है। अगर नेगेटिव गैप होता और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता तो बैंक का प्रॉफिट डिक्रीज होता है। और इस केस में पॉजिटिव गैप है इसलिए जो प्रॉफिट है बैंक का इंक्रीज होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for your exam.